हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 36 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सांगठनिक पदानुक्रम। अगला कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच ब्रैंडिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था। तो इसका सही विकल्प होगा 1865। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020 में जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता दर डैश है। तो इसका सही उत्तर होगा 77.7%। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भाग 2 में किया गया है। किसमें? भाग 2 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि हाल ही में मई 2020 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा प्रदान किया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मिजोरम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है। तो सिक्किम में मनाया जाता है सोनम लोचार। क्या मनाया जाता है? सोनम लोचार। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए मौद्रिक नीति। अगला है कि सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय हॉकी टीम के कप्तान निम्नलिखित में से कौन हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा मनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्टिंग डैश की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केचुआ। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1965 ईस्वी। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका सही विकल्प लगाइए राजीव कुमार। आगे की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पाद का योग होता है। तो इसका सही विकल्प होगा देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। आगे की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न पे पूछा है कि पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए क्लोरोप्लास्ट। अगला कि निम्नलिखित में से नए बलित पर्वत है। कौन है नया बलित पर्वत? तो शिवालिक जो है ये क्या है? शिवालिक श्रेणी का जो है नए क्या है? वलित पर्वत है। अगला काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही विकल्प लगाइए गंगा नदी तट पर स्थित है काशी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। तो इसका सही विकल्प लगाइए कथक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। तो नेपाल में धौलागिरी है। अगला है कि एग्जाम वॉरियर नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। तो इसका सही विकल्प है नरेंद्र मोदी। आगे की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए 1937 में। अगला है कि 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था। तो ये बनाए थे कौन? जेम्स रेनेल ने। आगे की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे कि कल्हन नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कश्मीर के। किसके? कश्मीर के। कल्हन 12वीं शताब्दी राजतरंगिणी यानी कि राजाओं की नदी के लेखक थे जो कश्मीर के इतिहास का लेखा जोखा था। कल्हन का जन्म एक कश्मीरी मंत्री चनपाका के यहाँ हुआ था, जिन्होंने संभवतः लोहार वंश के राजा हर्ष की सेवा की थी। अगला है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका सही विकल्प होगा वल्लभ भाई
जावेर भाई पटेल। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सामाजिक मुद्दों पर उनके द्वारा किए गए कार्य तथा विभिन्न धर्मों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? श्री मुमताज अली खान। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। पूछा क्या है आपसे कि 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर इसका सही उत्तर होगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई कप 2022 का मेजबानी करेगा? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे क्या? इसका सही विकल्प लगाएंगे भारत। क्या लगाएंगे? भारत। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है? तो कवक इनमें कौन सा है? तो पेनिसिलियम जो है कवक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका सही विकल्प होगा कदम मयूर शर्मन। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि कर्नाटक संगीत में डैश प्रचलित है? तो कर्नाटक जो संगीत है इसमें प्रचलित क्या है? तमिलनाडु। आगे की ओर चलेंगे। कह रहा है कि औषधि के क्षेत्र में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पुरुषोत्तम दधीच। आगे की ओर चलेंगे अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्रकृति पर प्राकृतिक उर्वरक पर निर्भर होती है? तो इसका सही विकल्प लगाइए प्राचीन निर्वाह कृषि। अगला है कि बुआई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? तो इसका सही विकल्प आइए लगाते हैं, हो जाएगा कीमतों की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला है कि प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो इसका सही विकल्प हम लगाएंगे क्या? प्रेशर फ्लैकिंग का। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। पूछा है कि मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है? तो चित्र जो है यह रेटिना पे बनता है। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के निर्देशानुसार 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 2023। क्या होगा? 2023। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। पूछा है कि प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए हैं? तो इसका सही विकल्प होगा हल्लूर। अगला प्रश्न है कि किसी नगर निगम द्वारा अर्जित धन का 25 से 30% भाग निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त होता है? तो इसका सही विकल्प होगा संपत्ति कर। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है कि ए हैंडफुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए आप रॉस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएगा? रॉस्किन बॉन्ड द्वारा। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो पूर्व की ओर ब्राह्मणी नदी जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे की ओर चले। इससे पहले बता दे ये जो ब्राह्मणी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां जो इसमें क्या है बाईं ओर से मिलती है, यानी कि कारो और शंख है, जबकि टिकरा दाईं ओर से मिलती है। बैतरणी की बाईं ओर से जुड़ने वाली मुख्य सहायक नदियां क्या है? सालंदी और मताई है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्राह्मणी और बैतरणी सामान्य डेल्टा क्षेत्र बनाती है। अगला है कि उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि अपने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिंद स्वराज। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के
कितने सदस्य का नामांकन किया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 12। कितने? 12। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए सर डेविड एटनबरो। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कृषि। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विशेष मुद्रा बाजार में स्थिरता। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक वृहद पोषक तत्व होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राशिद खान। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मोहिनी अट्टम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के 2 सिरों का एक गुण धर्म है? तो इसका सही विकल्प होगा एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ से रीजनिंग्स का प्रश्न है, तो आइए इसे करने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि दी गई कागज की शीट को मोड़ने पर कौन से बॉक्स बनेंगे? तो आपको दिख रहा होगा कि प्लस वाले का विपरीत क्या हो जाएगा? प्लस वाला बॉक्स। ठीक है, इसके विपरीत ये हो जाएंगे। अब ठीक इसके विपरीत यानी खाली वाले बॉक्स के विपरीत कौन हो जाएंगे? खाली वाला बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये खाली वाला बॉक्स के विपरीत हो जाएंगे कौन सा? एक अंदर सर्किल वाला बॉक्स। कौन सा? एक अंदर की ओर सर्किल वाला बॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मेरा कहने का मतलब कि प्लस वाला और प्लस वाला जो दोनों है, ये प्लस वाला के आसन्न सतह पर प्लस वाला नहीं हो सकता, तो बॉक्स कौन? 1 और 2 नहीं बन सकते हैं। 1 और 2 कौन? ये 1 और 2 तो नहीं बन सकते क्योंकि प्लस के प्लस वाला आसन्न पे तो नहीं होगा, तो बनेगा कौन? 3 और 4। तो आइए देखते हैं आगे विकल्प में कौन सा हो जाएगा। 3 और 4 कहीं पे दिख रहा है, विकल्प 2 सही लगा लीजिए। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। आइए इस पैटर्न को देखिए और उत्तर लगा दीजिए। विकल्प 3 इसका सही उत्तर होंगे। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कागज को प्रथम 2 चित्रों में दिखाई गई बिंदु रेखाओं पर मोड़ा गया और तीसरे चित्र में दिखाए गए तरीके के अनुसार काटा गया। खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा? अब क्या कीजिए, पहले इसको इधर की ओर खोलिए और फिर उधर खोल दीजिएगा। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये ऐसे तीर और फिर ऊपर की ओर खोल दीजिएगा। तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प 2 बन जाएंगे। गौर से कीजिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसमें क्रमिक रूप से स्टार के स्थान पर रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आपको 70 बराबर 70 करना है। आप विकल्प 3 को रख दीजिए, हो जाएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? कॉमन करना शुरू कर दीजिए। 721 में कॉमन कीजिएगा 216 होंगे। कितने हो जाएंगे? 216। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 505 में अगर घटा यहाँ पे कॉमन चेक कीजिएगा तो 168 आएंगे। ठीक है, 168। और ये 337 में 211 का कॉमन चेक कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 126। ठीक है, अब हम एक बार और नीचे की ओर कॉमन कर लेंगे तभी हम अगला संख्या प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ 48 हो जाएगा और फिर यहाँ कितने का हो जाएगा? 42 का हो जाएगा। तो इस 48 और 42 में 6 का डिफरेंस है, तो 42 में 6 और जोड़ दे, 6 और जोड़ दे तो हमें यहाँ 36 मिल जाएंगे। कितने? मतलब 42 में से 6 घटा लेंगे तो हमें 36 मिल जाएंगे। और ये 126 में से अगर हम 36 घटा लें तो कितना मिल जाएगा हमें? 90। तो 211 में से हम 90 घटा लेंगे, 121 आ जाएगा, जो विकल्प 2 में नहीं था। ये घटाना था, जोड़ना नहीं था। अगला है कि यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ध्यानपूर्वक देखिए इसको। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, ये दर्पण है, इसको बनाइएगा तो एक ऐसा वाला ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे, तो ये तो यहाँ पे ये जो है ये ऐसे तो रहेगा ही, ये क्या ऐसे तो रहेगा ही आपका, ये जो है ऐसे करके
ऐसे वाला फिगर तो बनेगा ही, यानी कि इसमें बदलाव कुछ नहीं होना। इसमें सिर्फ ये जो है ना ट्रायंगल सिर्फ इस तरफ मुड़ जाएगा, ये वाला जो है ना ऐसे करके इस तरफ मुड़ जाएगा, बाकी बदलाव कुछ नहीं होना। तो इसका सही विकल्प जो है विकल्प आप कौन लगा लीजिए, विकल्प 4 लगा लीजिए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपसे पूछा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। हम आपको कह रहे हैं कि 18 गुने 18 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 18 गुने 18 और बटा 2 कीजिए। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, और 2 करेंगे तो हमको मिलेंगे 162 मिल जाएंगे। कितने, 162। आगे की ओर चले, उसी प्रकार हम 28 गुने 28 कर ले। 28 गुने 28 कर ले, 28 का स्क्वायर होता है 784। कितने, 784, और बटा लिख देंगे 2। काटिएगा 392 आएंगे जो विकल्प 1 में निहित है। विकल्प 1 सही हो गए। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे कि वर्गों के उस विकल्प का चयन करें जिसे दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम तरीके से निरूपित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे इसमें फल लीजिए, इसमें क्या अनानास लीजिए, इसमें लीची ले लीजिए। तो इसका सही विकल्प तो हमें 2 दिख रहा है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वह विकल्प आकृति चुने जो नीचे दी गई आकृति में सन्निहित है, घुमाने की आपको अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सन्निहित है, विकल्प 3 तो सन्निहित दिख रहा है हमें, आप लोग लगाइए। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि सोहन ने एक पुरानी मोटर बाइक 20,000 रुपए में खरीदी। यदि वह 60% लाभ कमाना चाहे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो 160 बटा 100 कर दीजिए और गुना कर दीजिए 2000 में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो शेष हो गए, गुना कीजिएगा आपको मिलेंगे 32,000 रुपए जो विकल्प 4 में है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। तो आकृति ए से आकृति बी में डिजाइन का ऊपरी भाग पलट जाता है, ये वाला पार्ट जो है ना ये पलट रहा है, तो विकल्प 3 हो जाएगा। आगे की ओर जैसे देखिए इसका पलटिएगा तो ऐसा ही होगा ना, आधे पे से पलट दीजिए। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो भारतीय गांवों में ग्राम पंचायत बुनियादी स्थानीय शासन की इकाई है, उसी प्रकार शहरों और नगरों में स्थापित शासकीय इकाई नगर निगम हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प होगा नगर निगम, मेट्रो शहर नगर निगम। ठीक है, आगे की ओर चलते अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। तो आकृति ए से आकृति बी में जो डिजाइन है 180 डिग्री घूम जा रही है, तो विकल्प 3 लगा लीजिए, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। पिता है, पुरुष है और बढ़ई है। ये इसमें पिता को डाल दीजिए, इसमें पुरुष को डाल दीजिए और बढ़ई दोनों को डाल दीजिए। इसका सही विकल्प 3 लगा के चलिए। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे क्या कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण कर लेगी। तो हम यहाँ ध्यानपूर्वक कीजिए, यहाँ पे ये लाइन तो ऐसे पूरा होगा, ये भी यहाँ से पूरा ये ऐसे आएगा। ठीक है, और इसको ऐसे करा दीजिए। जो हम अभी बनाए हैं इस फिगर में ये कौन से विकल्प में आपको दिखेगा, आइए चेक करते हैं इधर। तो ये कौन से विकल्प में, विकल्प 1 में ही है, विकल्प 1 सही। अगला है कि दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी न किसी प्रकार समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन कर लीजिए। ध्यान दीजिए इस प्रश्न पे। आकृति 1 को छोड़ दे तो अन्य सभी आकृति में दोनों डिजाइन जो एल वाला है, ये एल जो दिख रहा है इसको छोड़ दे तो दोनों डिजाइन क्या है, एल वाला जो है, एल वाला एक ही दिशा की ओर उन्मुख है। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये ऐसे ऐसे, फिर देखिए ये इधर है तो इधर ही है, ये इधर है तो इधर ही है, मतलब सब एक ही दिशा की ओर है। लेकिन एक में क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ऐसे करके है। तो एक इसका सही उत्तर हो गया। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा क्या आपसे कि यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर मतलब इधर रखा जाए तो कौन सा आकृति आपसे बनेगा। तो ये जो है ना, ये ऐसे करके आपको ये सर्किल दिया था, ऐसे ही सर्किल दिया हुआ है ना, ऐसे ऐसे दिया हुआ है ना। अब देखिए ये कैसा वाला बनेगा, ये तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे के वैसे रहेगा, ये वैसे के वैसे रहेगा। बदलाव सिर्फ इस वाले बॉल में होना था। तो इसका सही विकल्प जो है, यानी कि मेरा कहने का मतलब बदलाव कौन से बॉल में कीजिएगा, देखिए इस वाले में बॉल में कर लीजिए। ठीक है, और ये वैसे के वैसे रहेगा और ये वैसे के वैसे। अब ये सही हो गया। तो देखिए कौन से विकल्प में, विकल्प 3 में, विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो गया।
अगला है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। अब अगली आकृतियों में एकांतर क्रमशः एक वृत्त जो है एक रेखाखंड जुड़ रहा है। एक वृत्त में क्या, एक रेखाखंड, जैसे इसमें देखिए एक वृत्त और एक रेखाखंड, इसमें एक जुड़ा एक रेखाखंड, इसमें एक और जुड़ गया एक और रेखाखंड, इसमें एक और जुड़ा, मतलब जुड़ रहा है बढ़ रहा है, जुड़ रहा है बढ़ रहा है। तो इसका सही उत्तर तो हमें विकल्प एक ही दिख रहा है, इसका एक ही सही होगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पहला कह रहा है गुर्दा, पैर, हाथ, पेट। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें तो दिख रहा है पेट। पेट क्या है, अन्य 3 शब्दों से भिन्न है क्योंकि मानव शरीर में केवल पेट है, जबकि गुर्दा और हाथ के युग्म होते हैं। गुर्दा और हाथ का क्या होता है, युग्म होते हैं, यानी इसका विकल्प जो 3 होगा ये अलग हो जाएगा। आगे की ओर चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। तो यहाँ से देखिए इस प्रश्न को करने के लिए हम करेंगे 19 गुने, क्या 19 गुने हम 9 कर लेंगे तो आ जाएगा हमें 171। 19 नमा 171, ठीक है। फिर 19 गुने हम अगर कर ले 7, क्या कर ले 19 गुने 7, हमें मिल गया 19 सते 133, ठीक है। अब आइए इसको उसी प्रकार से हम विकल्प कौन सा ले ले, विकल्प 4 को ले लेते हैं। विकल्प 4 को तो क्या हो जाएगा 17 गुने हम अगर 9 करें तो 17 निमा कितना हो जाता है 153, 17 नमा 153 और यहाँ पे 17 सते कितना हो जाएगा, 17 सते हो जाएगा आपका 119, कितने 119, यानी विकल्प 4 सही। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो प्रत्येक अगली आकृति में एक छोटा रेखाखंड एक सेट पैटर्न के अनुसार जुड़ रहा है, तो इसका सही विकल्प 2 हो जाएगा। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। हम यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे। 123 से 136 का तो 13 का डिफरेंस है, 136 से 156 का तो 20 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए 156 से 183 में 27 का डिफरेंस है, फिर 183 से 217 में 34 का डिफरेंस है ना। अब अगला स्टेप पे हमको चेक करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 का डिफरेंस, यहाँ भी 7 का डिफरेंस, यहाँ भी 7 का डिफरेंस। तो 34 में हम 7 ऐड कर दे तो कितना मिल जाएगा, हमें 41 मिल जाएंगे। और 41 अगर हम 217 में जोड़ दे तो 258 मिल जाएगा, जो विकल्प 4 में निहित है। आगे की ओर चलते हैं। पूछा प्रश्न आपसे कि उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई कागज की शीट को मोड़ने से बॉक्स के समान हो। तो यहाँ पे देखिए इसके विपरीत ये हो गया, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसके अंदर क्या है, एक सर्किल है, एक क्या है, सर्किल है जो खाली बॉक्स के समान है। क्या, खाली बॉक्स के समान है। अब एक और बॉक्स, हम यहाँ पे बॉक्स ही बॉक्स बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कठिनाई ना हो, ठीक है। ऊपर ले चलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको कि ये जो है यहाँ पे ये जो प्लस वाला साइन है ये खाली वाले बॉक्स के बराबर, ये प्लस वाला साइन खाली वाले बॉक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है ये इसके विपरीत, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये ट्रायंगल वाला जो है ये अंदर एक और बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, वर्ग जैसा, इसके विपरीत हो गया। तो अब देखिए विकल्प में 1, 2 और 3 में दिया गया बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा विकल्प में चलिएगा तो नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता, यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा किसके विपरीत है, ठीक है। उसके बाद चलिए तो यहाँ पे विकल्प कौन सा, 1, 2 और 3 नहीं बनाया जा सकता बल्कि 4 आप बना सकते हैं। आगे की ओर चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में रोम को क्या लिखा जाता है, VSQI लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में किस शब्द को RMGI लिखा जाएगा, ठीक है। हम रोम का कर देते हैं, आप किसको RMGI कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसका कर देते हैं। देखिए R से अगर हम प्लस का 4 जाए तो हमें V मिल जाएगा, प्लस का 4 जाएंगे तो O से प्लस का 4 जाएंगे तो हमें S मिल जाएगा, M से फिर प्लस का 4 जाएंगे Q मिल जाएगा, और I से प्लस का 4 E से प्लस का 4 जाएंगे तो हमें I मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार से RMGI का कीजिएगा तो नाइस मिल जाएंगे, NICE मिलेगा आपको, NI क्या मिल जाएगा, CE। तो इसका सही विकल्प 3 होगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि भिन्न है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो आकृति 3 को अगर आप छोड़ दें, किसको, आकृति 3 को अगर आप छोड़ते हैं
तो आपको पता चलेगा कि अन्य सभी आकृतियां हर प्रकार से समान है, लेकिन आकृति 3 में एक कोण के स्थान पर एक रेखा है। एक कोण के स्थान पे क्या है, एक रेखा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गया। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपसे पूछा क्या है, देखिए कह रहा है कि ए बी से 2 गुना अधिक कुशल कारीगर है और एक साथ मिलकर वे किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। अकेले ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, अकेले ए के बारे में। तो हम यहाँ पे ए रेशियो बी पे पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। कुल कार्य 1+2 यानी कि कितना, और यहाँ पे इंटू में 16 कर ले, कितने कर ले 16, और बराबर हम 48 लिख ले, कितने लिख ले 48, यानी 16 3 48 होगा ना, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा, और गुना में है तो 16 3 48 आ गया। ठीक है, तो ए द्वारा पूरा करने में लगा समय 48/1 करेंगे हम, क्योंकि एक ही इसका क्षमता है, तो 48 दिन ले लेगा। कितना ले लेगा ये, 48 दिन ले लेगा। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि एक दुकानदार को 1530 रुपए लागत मूल्य वाली कमीज पर कितना मूल्य रुपए में अंकित करना चाहिए कि 15% की छूट देने के बाद भी 25% का लाभ अर्जित हो। 25% का लाभ अर्जित करना है इसे, तो क्या कीजिए, कमीज का लागत मूल्य बराबर लिख लीजिए 1530, कितने 1530 रुपए। अब मान लीजिए कमीज का अंकित मूल्य कितना, 100 रुपए लिख लीजिए। अब प्रश्न से कीजिएगा मेरे दोस्त, तो एक्स का कितना कीजिएगा, एक्स का 85%, एक्स का कितना 85% बराबर लिखिए 1530 का 125%, 1530 का कितना 125% कीजिएगा। अब आइए इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से x गुने लिखेंगे 85, कितने x गुने 85 लिखेंगे, और बटा में हम 100 लिख लेंगे, और बराबर हो जाएगा 1530 गुने 125, और बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर, ये 100 से 100 खत्म, अब यहाँ पे हो जाएगा 1530 गुने 125 और बटा में 85, काट पीट मचा दीजिए 2250 आ जाएंगे, जो विकल्प 1 में है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी 20% बढ़ाई जाती है, मूल रूप से वह प्रति सप्ताह 3000 रुपए प्राप्त करता आ रहा है। यदि काम के घंटे 10% कम कर दिए जाए तो अब प्रति सप्ताह उसकी मजदूरी क्या होगी। प्रति सप्ताह मजदूरी इसकी क्या होगी, आइए इसको चेक करते हैं। तो प्रति सप्ताह मजदूरी इसका कितना है, 3000 रुपए। कितने हैं, 3000 रुपए है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम 120% का 90%, क्योंकि 10% ये कम कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3000 गुना कर देंगे 120/100 से, 120%, 120/100, और गुने यहाँ कर देंगे 90/100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ से काट दीजिएगा, 2 0 से 2 0, 1 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 इधर, वापस में गुना करा दीजिए 3240, आपस में गुना कराइएगा 3240, विकल्प 3 सही। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा क्या है आपसे कि एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी द्वारा 75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, 1000 किलोमीटर की यात्रा जलयान द्वारा 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और 500 किलोमीटर की यात्रा वायुयान द्वारा 400 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और 100 किलोमीटर की यात्रा कार द्वारा 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा है आपसे। बहुत ही लंबा और शानदार क्वेश्चन, बेसिक से कीजिए। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी पहले लिखेंगे 600, फिर क्या था 1000, और फिर क्या था इसका 500, और फिर अंततः कितना था 100, कार से 100 ही चला था। और यहाँ पे हम बटा में लिख लेंगे कितना 600 बटा कितना 75, ठीक है 75, और प्लस कर देंगे 1000 और बटा में 50, ठीक है। रफ्तार भी लिखते चलेंगे, और 500 बटा कितना 400, और फिर प्लस कर देंगे 100/50, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 2200, ऊपर वाला को ऐड कीजिएगा 2200, और नीचे हो जाएगा आपको 8 + 20 और प्लस 5/4 और प्लस का 2 हो जाएगा। अब बराबर में आप आगे इसको लेकर चलिए। बराबर में क्या होगा आपको बताते हैं। यहाँ पे 2200 गुने 4 कीजिए, और बटा में लिख दीजिए क्या, बटा में लिख दीजिए 32 + 80 प्लस 5 और प्लस का 8, ये 5 है, ठीक है। बराबर हो जाएगा 8800 और बटा में
125। अब औसत चाल का 60%, औसत चाल का कितना 60%, तो आया कितना है, इसको सॉल्व करने से 8800 बटा कितना 125, तो हम लिखेंगे 8800 और बटा हो जाएगा 125 और गुना कर दीजिए 60 बटा 100 से, काटपीट मचा दीजिए 42.24 आएंगे जो विकल्प 4 में है। आगे की ओर चलते अगले प्रश्न पे, कह रहा है कि तीन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 136 है, जबकि उनमें से दो संख्याओं के गुणनफल का योग कितना 132 है। उन तीनों संख्याओं का योग निकाल दीजिए। तो मान लीजिए तीन प्राकृत संख्या XYZ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना 136। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे XY प्लस YZ और प्लस क्या लिखेंगे ZX, क्या लिखेंगे XZ बराबर 132 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करने का चेष्टा करेंगे, तो क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और बराबर हम लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस यहाँ पे 2 इंटू लिखेंगे 2 इंटू एक्स वाई प्लस क्या वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। क्लियर है। अब आइए इसको आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा 136 और प्लस 2 गुने कितना 2 गुने 132। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा तो होगा आपका 136 और प्लस का कितना 264 गुना कीजिएगा तो टोटल हो जाएंगे आपका 400। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर रूट अंडर लिखिएगा कितना 400, बाहर निकाल दीजिए इसको तो 20 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 20, विकल्प 3 सही। आगे चले अगले प्रश्न पे, कह रहा है कि 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी पानी की एक टंकी में 20 पत्थर डुबोए जाते हैं। यदि एक पत्थर द्वारा जल का औसत विस्थापन 4 मीटर स्क्वायर है तो टंकी में जल स्तर का उठान सेंटीमीटर में कितना होगा। तो मान लीजिए टंकी में जल स्तर का उठान जो है h मीटर है। कितने हैं h मीटर, तो लिखिए कॉपी पे लिखिए टंकी में जल का आयतन बराबर पत्थर द्वारा स्थापित जल का आयतन लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा कितना टंकी में जल का आयतन बराबर लिखिए 20 गुने 10 गुने h और बराबर क्या था पत्थर द्वारा स्थापित जल का आयतन। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुने 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h बराबर 4 बटा 10 और गुने 100 लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर दिए। यहाँ 10 दांत 100 यानी कि आपका 10 चौके 40 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे यहाँ से चलते हैं। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और उनकी 2 पुत्रियों की औसत आयु 28 वर्ष थी और 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्रियों की औसत आयु 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु कितना है, आपसे ये पूछा है, मात्र इतना सा। तो पत्नी और पति पत्नी तथा उसकी 2 पुत्रियों की कुल वर्तमान आयु बराबर लिखिएगा 28 गुने 4 और प्लस कर दीजिए आप 3 गुने 4। ठीक है, तो हो कितने जाएंगे आपका 112 प्लस 12 टोटल कितने 124 वर्ष। अब पत्नी तथा 2 पुत्रियों की वर्तमान आयु कॉपी पे लिखिए पत्नी तथा 2 पुत्रियों की वर्तमान आयु बराबर लिखिएगा 20 गुने 3 और प्लस 5 गुने 3 कीजिएगा, आपको मिलेंगे कितना 75, कितने 75 मिल जाएंगे। अब यहाँ से पति की वर्तमान आयु निकाल लीजिए तो 124 माइनस 75 कर दीजिए, 124 माइनस 75 कीजिएगा 49 वर्ष आ जाएंगे जो विकल्प 4 में है। ये 83 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं क्या, इसको आप लोग खुद कर सकते हैं क्या, नहीं कीजिएगा क्या। तो अगर नहीं कीजिएगा तो इसको हम यहीं सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको 4 में गुना करेंगे हम इसको तो हो जाएगा 0.0060 और गुना कीजिएगा तो 4.200 आ जाएंगे। अब इसको और एक स्टेप गुना कराइएगा तो 0.06 और गुने 4.2 कीजिएगा तो 0.252 आएंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे, विकल्प 3 सही होगा इसका। कह रहा है कि 2 वातानुकूलकों के लागत मूल्य का योग 95,000 रुपए है। एक वातानुकूलक 10% के लाभ पर तथा दूसरा 20% की हानि पर बेचा गया। यदि उनके विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों वातानुकूलकों के लागत मूल्य रुपए में कितने कितने हैं, आपसे ये पूछा है। तो मान लीजिए कि एक वातानुकूलक का लागत मूल्य 100 रुपया है तो दूसरा वातानुकूलक का लागत मूल्य बराबर लिखेंगे कितना 95,000 और माइनस कर देंगे x। तो हम प्रश्न से करें तो x का कितना 110% यानी 10% के लाभ पर बोला तो 110% बराबर हो जाएगा 95,000 माइनस x का कितना 90%।
ठीक है, 90% लिख लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा कचड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ पे कचड़ा हो गया, x का कर लीजिए 90%, ठीक है, 90%, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 110 x बटा 100 और यहाँ पे बराबर में लिखेंगे 95,000 माइनस का x और बटा में हो जाएगा 100। और कितना कहा था आपको कहा था 20%, दूसरा कितना कहा था 20% की हानि पर बेचा, मतलब 80। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आइए अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 110x प्लस 80x और बराबर हो जाएगा आपका 95,000 और गुने 80। तो यहाँ से कीजिएगा तो 190x आएंगे, दोनों को जोड़िए, 110 और 80 को 190 और यहाँ पे 95,000 और गुना कराना है किससे 80 से। तो हम यहाँ से x बराबर निकाल लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 95,000 गुने 80 और बटा में हो जाएगा आपका 190। काट पीट मचा दीजिए, यहाँ से आपको कितने आ जाएंगे 40,000 रुपए आ जाएंगे, ठीक है, कितने आ जाएंगे 40,000 रुपए। तो दूसरे वातानुकूलक का लागत मूल्य बराबर निकाल लेंगे तो 95,000 में से हम माइनस कर देंगे कितना 40,000, 95,000 में से हम माइनस कर देंगे आपका 40,000 माइनस कर देंगे, हमें मिल क्या जाएगा 55। तो एक कितना हो गया, एक हो जाएगा आपका, यहाँ पे लगा दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 40,000 और दूसरा हो जाएगा 55,000। अगला प्रश्न पे चलते, कह रहा है कि 50 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य भाग से कंक्रीट एक दूसरे को काटते हुए गुजरती है और पार्क के शेष भाग का उपयोग लॉन के रूप में किया जा रहा है। यदि लॉन का क्षेत्रफल 1125 मीटर स्क्वायर है तो सड़क की चौड़ाई मीटर में कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए सड़क और लॉन का हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे इसका एक फिगर बना लेते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये 30 हो गया और ये कितना हो गया 50 हो गया। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा 50 गुने 30 बराबर कितना आ जाएगा आपका 4500 मीटर स्क्वायर। और लॉन का क्षेत्रफल आपका कितना है 1125 है, कितना है 1125। तो आगे की ओर चलेंगे, इसको और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि सड़क की चौड़ाई x है, तो सड़क का क्षेत्रफल बराबर लिखिए 50x प्लस 30x माइनस x स्क्वायर और बराबर हो जाएगा आपका 1500 माइनस हो जाएगा 1125, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे, हमको मिलेगा 80x माइनस x स्क्वायर बराबर 375, कितना 375 मिल जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे आगे की ओर फैक्टराइज करके, तो x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 375। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x बराबर मिल जाएंगे 75 और मीटर में करेंगे यहाँ से तो x बराबर हमको 5 मीटर मिलेंगे, जो विकल्प 3 में नहीं थे। करके देखिएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे, एक आएगा 5 और एक आएगा 75। तो इसका जो है दूसरा वाला जो है मीटर 5 मीटर वाला इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4500 रुपए की एक धनराशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज रूप में 810 रुपए प्राप्त करने के लिए कितना समय वर्षों में लगेगा। तो आपको दिया कितना P बराबर दिया है आपको 4500, कितना दिया 4500। तो R बराबर कितना लिख लेंगे हम 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज था और ब्याज आपका कितना था, ब्याज आपका था 810 रुपए। तो समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा दर गुने मूलधन होता है। अब इसी वाले फार्मूले पे रखेंगे और प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। जैसे 810 गुने लिखेंगे 100 मतलब 810 गुने 100 और बटा में 4.5 गुने 4500 कर लेंगे, कितने 4500 और बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 8100 गुने कितने 100 और बटा में हो जाएगा आपका 45। ये जो है ना दशमलव हटा तो ऊपर 8100 हो गए, ठीक है। और गुने कर देंगे हम 4500, कितने कर देंगे 4500, काट दीजिए 4 वर्ष उत्तर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 10,500 रुपए की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में 13,650 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो उसी दर पर वही धनराशि 1 वर्ष में कितनी निकटतम 1 रुपए में हो जाएगी। अब आइए इसको करते हैं, इसको करना और आसान है। जैसे ब्याज बराबर हम लिख लेंगे पहले क्या 13,650
और माइनस कर देंगे 10,500 तो मिलेगा कितना हमें 3150 मिल जाएंगे। ठीक है, अब दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 बटा दर गुने मूलधन होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3150 गुने 100 और बटा में कर देंगे 2 गुने 10,500। अब इसको काटिए तो 15% आपका दर आ गया। यदि ब्याज तिमाही चक्रवृद्धि हो तो आर बराबर हम लिख सकते हैं 15/4 यानी n बराबर 1 गुने 4 करेंगे n बराबर 1 गुने 4 तो हमें मिलेगा कितना 4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे 4। अब इसको हम अगले स्टेप पे ले जाके खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो आइए इसको अगले स्टेप पे ले चलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से आपका a बराबर फॉर्मूला है p इंटू क्या होता है p इंटू 1 प्लस r और बटा 100 का पावर n होता है भाई साहब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,500 और इंटू 1 प्लस 15/4 गुने क्या 4 गुने 100 का पावर कितने 4 100 का पावर क्या हो जाएगा 4। अब आइए यहाँ से करें 10,500 गुने कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 415/400 का पावर 400 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं ताकि बेटर रूप से हो जाए। देखिए 10,500 और गुणे कर देंगे 415/100 400 माफ कीजिएगा 400 फिर 415/400 फिर 415/400 कर ले कितने 415/400। ठीक है, ये 400 है। अब इसको काट पीट मचाइए लगभग आपका आ जाएंगे 12,165.82 जो लगभग कितने हो जाएंगे 12,166। ठीक है, जो विकल्प 1 में है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है कि यदि x माइनस वाई का 18% बराबर x प्लस वाई का 11% हो तो y कॉमा x का कितने प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक होंगे। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या यहाँ से x माइनस वाई या इंटू में 18 और बटा में लिख सकते हैं 100 और बराबर लिख दीजिए यहाँ पे x प्लस वाई और इंटू में लिख देंगे x प्लस वाई इंटू में लिखेंगे 11 और बटा 100। अभी यहाँ 100 से 100 को उड़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा 18x दोनों सबको वापस में गुना कराइए 18x माइनस 18y। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 11x माइनस क्या हो जाएगा आपका 11y। तो यहां से हम x वाले को एक तरफ y वाले को भी एक तरफ करके लिखे तो काम बन जाएगा आपका बन जाएगा ना। तो घटाइएगा तो आ जाएगा आपका यहाँ पे इसको हटा देते हैं इसको क्या करते हैं हटाते हैं तो हो जाएगा आपका 7x माइनस बराबर 29y हो जाएगा। तो y बराबर हम क्या लिखेंगे y बराबर 7/29x लिख सकते हैं y बराबर 7/29y लिख सकते हैं क्या माफ कीजिएगा x। तो प्रतिशत यहाँ पे प्रतिशत बराबर निकालना है तो 7 बटा कितना हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से काट पीट में चाहिए यहाँ से आपका आ जाएगा 700/29 जो लगभग 24.14 का 14 के बराबर होंगे यानी विकल्प 3 सही। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा क्या आपसे कि एक पुस्तकालय अध्यक्ष को अपनी पुस्तकों को समरूप समूहों में सजाता था। वह 9 पुस्तकों के समूह बनाता है लेकिन 3 पुस्तकें शेष रह जाती है। वह 10 पुस्तकों के समूह बनाने का प्रवाह करता है फिर भी 3 पुस्तक शेष रह जाती है। जब वह 36 या 30 पुस्तकों के भी समूह बनाने का प्रयास करता है तब भी 3 पुस्तकें शेष रह जाती है। उसके पास पुस्तकों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 9, 10, 36 और तथा क्या कर लिए 33 यानी सभी का एलसीएम कीजिए आपको मिलेंगे क्या 180 और शेष इसको रह कितना जाता था 3 यानी 183 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। 183 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे की ओर चले अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 2 छात्रों ए और बी के प्राप्तांकों का अनुपात 7:5 है। यदि उनके प्राप्तांकों का योग 240 है और उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत 60 है तो परीक्षा में पूर्णांक कितना था। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे 7k और प्लस 5k बराबर कितना हो जाएगा आपका 240। तो यहाँ पे 12 के बराबर 240 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर आपका 20 आ जाएंगे। तो a का प्राप्तांक बराबर क्या हो जाएगा 7k यानी कि 7 गुने 20 करेंगे तो आपको मिलेंगे 140 और अगर b का वही निकाल ले तो 5k यानी कि 5 गुने
5 मल्टीप्लाई 20 करेंगे यानी 100। ए का था 140 और बी का कितना, बी का 100। अब मान लीजिए कि परीक्षा का पूर्णांक जो है x है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 140 बटा x प्लस 100 बटा x और बटा में लिख देंगे 2 और गुना करा देंगे 100 से कराएंगे, बराबर में आपको मिलेंगे 60। ठीक है, 60 औसत था इसका। अब यहां से करें तो 140 प्लस 100 और बटा में x बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। कितने हो जाएंगे, 6/5। इसको सॉल्व कीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 240 गुने 5/6, काटिए 6 चौके 24 यानी 40, 40 गुने 5 कीजिए 200 आएंगे, जो विकल्प 3 में निहित है। आइए यहां से कंप्यूटर का प्रश्न करें। कह रहा है एमएस वर्ड में स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्नलिखित में से किस मेनू या टैब में उपलब्ध होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मेलिंग्स में। अगले प्रश्न पे चले। पूछा है कि एमएस एक्सेल 2010 में A1 से C13 तक की सेल के लिए समान सेल संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा A1:C13। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एमएस वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए आपका डैश कीवर्ड शॉर्टकट दबाना होगा आपको, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा एंड। आगे की ओर चलते अगले प्रश्न पे। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोगी तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेल करने देता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा POP3। क्या हो जाएगा, POP3। आगे की ओर चलते अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि डैश एमएस एक्सेल की कीबोर्ड में सिलेक्ट की गई सेल परास यानी रेंज से चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा F11। अगला है कि इंटरनेट पर डैश का प्रयोग URL को IP एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो आइए इसका विकल्प 3 लगाएंगे। क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। क्या होगा, डोमेन नेम सिस्टम। अगला है कि एमएस एक्सेल 2010 में 1234 और 5555 के बीच सभी संख्याओं को हरे रंग में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा होम टैब में शैलियों। क्या है, होम टैब। यहाँ पे देखिए 3 विकल्प 3 होम टैब के स्टाइल यानी कि स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड का प्रयोग करके। अगला है कि डैश एक बड़े आकार का अक्षर है जिसका प्रयोग एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है, तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए। क्या है, ड्रॉप कैप। क्या हो जाएगा, ड्रॉप कैप। आगे की ओर चले। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका सही विकल्प होगा AWS। क्या हो जाएगा, AWS। अगला है और इस सेशन का आखिरी प्रश्न कह रहा है आपसे कि एमएस वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइनें ड्रॉप होती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, 3। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ हर रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए ताकि आप एग्जाम्स में बेहतर स्कोर कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।